नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको बच्चों में जब भी ब्लड इन्फेक्शन यानी कि खून में संक्रमण होता है तो बच्चों में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन को सेप्सिस भी कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या फिर पैरासाइट हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि इन्फेक्शन खून में मिक्स हो गया है, घुल गया है, तो ऐसे में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस की स्थिति सामने आती है। अगर इसे अनट्रीटेड रखते हैं, मतलब कि समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो सेप्टिक शॉक होने की परेशानी भी और ये जो नौबत है वो भी आ सकती है। तो आइए अब वन बाय वन हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन के अंतर्गत बच्चों में जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक है अर्ली सिम्टम्स, माने कि जो माइल्ड स्टेज होता है, शुरुआती जो स्टेज होता है, जब भी इन्फेक्शन होने की शुरुआत हुई है तो ऐसे में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो माइल्ड होते हैं, इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, मतलब कि जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे माइल्ड स्टेज में वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन में आ गए हैं, मॉडरेट टू सीवियर हो गए। तो ये एक सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, मतलब कि दो प्रकार के सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स। डिपेंड होता है बच्चे की उम्र क्या है, इम्यूनिटी क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है और किस प्रकार के पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन फैला है, यह चीज़ों पर डिपेंड होता है। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स, यानी कि शुरुआती समय में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। सबसे पहला सिम्टम होता है फीवर या फिर हाइपोथर्मिया। फीवर का मतलब है कि जब भी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हिंदी में हम बुखार कहते हैं, और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि जब भी शरीर का तापमान गिर जाता है, कम हो जाता है। अगर फीवर की बात करें तो इन केस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन ये जो फीवर है वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है। अगर हाइपोथर्मिया यानी कि कम तापमान की बात करें तो इन केस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन बच्चों के शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस यानी कि 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। तो फीवर या फिर हाइपोथर्मिया दोनों कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक होता है रैपिड ब्रीदिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बच्चे की सांसें तेजी से चलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर बच्चा अनकंफर्ट फील कर रहा है तो वो बहुत ही तेजी से सांसें लेता है। तो इन्फेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो सांसें हो फूलने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा तेजी से और फास्ट सांसें लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा होता है कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जिसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं, कि जो पल्स रेट होता है, जो नॉर्मल पल्स रेट होता है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से दिल धड़कने लगता है, तो जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा एक होता है एक्सट्रीम फटीग एंड वीकनेस, मतलब कि बच्चे में अति कमजोरी आ जाती है और स्लगिशनेस हो जाती है, थकान जैसा महसूस करता है, आप उसे बुलाते हो रिस्पॉन्स नहीं देता है, बच्चा सोया हुआ है, आप उसे जगाने की कोशिश करते हो तो फटाक से जागता नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी सिम्टम्स होते हैं, थकान और कमजोरी की परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा एक होता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया, मतलब भूख कम लगती है या फिर उल्टी जैसा लगता है, जी मचलने लगता है। बच्चों को तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो वो क्या करेंगे कि जो उल्टी जैसा हम करते हैं वैसे बच्चे भी अपने मुंह से करते हैं। कभी कभार अंदर से खाना बाहर आ सकता है या फिर अंदर से जो भी लिक्विड है, अगर बच्चा इन्फेंट है तो जो बच्चे ने जो दूध पिया वो बाहर आ सकता है। इसके अलावा जब भी आप उसे दूध पिलाने की कोशिश करते हो, फिर कोई भी खाना खिलाने की कोशिश करते हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, खाना नहीं खाता है, तो इस प्रकार की स्थिति भी हो सकती है। इसके अलावा स्किन पर थोड़े डिस्कलरेशन की परेशानी हो सकती है, त्वचा का जो कलर है वो बदल सकता है, पेल उसका कलर हो जाता है, स्किन थोड़ी येलोइश भी आपको देखने लगती है। फिर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो उसके पैर होते हैं, मतलब कि जो फीट होते हैं, हैंड होते हैं, उसकी फिंगर टिप होती है, लिप्स होते हैं, उसमें ब्लूइश या फिर ग्रेइश कलर आ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि जो भी अर्ली स्टेज के सिम्टम्स हैं, अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर हो जाते हैं और केस बिगड़ जाता है। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि उसमें नंबर एक है लेथर्जी और कन्फ्यूजन। लेथर्जी का मतलब होता है कि बच्चा एक तो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब पड़ा ही रहता है, आप उसे बुलाने की कोशिश करते हो, उसके साथ खेलने की कोशिश करते हो, नहीं खेलता है, हर वक्त कंफ्यूजन में रहता है, खाए कि ना खाए, खेले कि ना खेले, क्या करें, यह सब चीज़ बच्चों में आ जाती है। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो बच्चे एक्टिव होने चाहिए, जो आप देखते हो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें ना खाने की चिंता होती है, ना कुछ पीने की चिंता होती है, ना ही उन्हें धूप की चिंता होती है, तो बच्चे खेलते रहते हैं। लेकिन
अगर इन्फेक्शन की परेशानी होती है, अगर ध्यान नहीं रखते हो तो कंफ्यूजन में रहता है बच्चा, लेथर्जी फील करता है, तो ये सब जो भी एक्टिविटीज होती है, चाहे इंडोर एक्टिविटी होती है चाहे आउटडोर एक्टिविटी होती है, बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट है ब्लूइश और ग्रे स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी जब भी शरीर में हो जाती है तो जो स्किन होती है वो ब्लूइश या फिर ग्रे कलर की हो जाती है। जैसे हमने अर्ली सिम्टम में बात की कि लिप्स, फिर जो हैंड है, जो फीट है, जो फिंगर टिप्स है, वहां की जो स्किन होती है वो ब्लूइश और ग्रे हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो कुदरती संरचना ही ऐसी होती है कि जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी, लीवर इत्यादि में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, तो ब्लड फ्लो होता है वो एकदम से वहां पर चला जाता है, हार्ट पे चला जाता है, दिमाग में चला जाता है। तो ऐसे में जो हाथ में मतलब कि जो फिंगर टिप है, जो फीट है, जो हैंड्स है, और जो पाम है, हथेलिया है, या फिर जो होठ है, वहाँ की जो स्किन होती है तो वो ब्लूइश हो जाती है, मतलब कि वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये भी एक डेंजर साइन हो जाता है कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो, अगर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है तो ये परेशानी हो। नेक्स्ट है सीवियर डिफिकल्टी ब्रीदिंग। जैसे हमने पहले बात की थी, जो अर्ली सिम्टम्स क्या था कि रैपिड ब्रीदिंग और सांस लेने में दिक्कत होती थी, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, अनट्रीटेड रखते हो, अगर इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो जाता है तो फिर जो सांस लेने में दिक्कत होती है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में बच्चा क्या करेगा, अपने मुंह से हवा में से बहुत ही बड़ी अमाउंट एक अपने शरीर के अंदर लेगा। और आपने कभी महसूस किया हो कि जब भी बच्चा ऐसा करता है तो बच्चे की जो रिब होती है, दोनों की साइड जो रिब होती है, जो हड्डियां होती है, वो बाहर की तरफ आपको उभरी हुई दिखाई देती है, आसपास की जो स्किन होती है वो पुल हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चा अपने मुंह के जरिए सांस लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट होता है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, मतलब कि पेशाब करने का जो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ जो उसकी अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। अगर आपको ऐसा कुछ लगे, खास करके इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चे छोटे हैं, जो डायपर पहनते हैं, अगर डायपर वेट नहीं है, मतलब कि गीला नहीं है, और हर वक्त डायपर ड्राई ही रहता है, मतलब कि बच्चा पेशाब कम कर रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो जाती है। और कई घंटों तक अगर बच्चा पेशाब नहीं करता है तो ये भी एक डेंजर साइन हो जाती है। अगर बच्चा नॉर्मल है तो बहुत ही ज़्यादा बार पेशाब करेगा, लेकिन अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो उसका जो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है, उसका जो आउटपुट होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है सीजर और कन्वर्जन, जिसमें क्या होता है कि शेकिंग और जर्किंग, जो अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाते हैं, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं होती, बच्चे के कंट्रोल में भी नहीं होती। बच्चा अचानक से कांपने लगता है, शेकिंग करने लगता है, जर्किंग करने लगता है, तो ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एक होता है अनरिस्पॉन्सिवनेस और कोमा, बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कि बेहोश सा हो जाता है। और जब भी बच्चा सोया हुआ होता है, आप जगाने की कोशिश करते हो तो जागता ही नहीं है। तो ऐसे भी चांसेस है कि अगर ब्लड इन्फेक्शन को समय रहते रोका नहीं गया, अगर स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई तो बच्चा कोमा में भी आ सकता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप सबको एक बात का ध्यान रखना है, एज ए पेरेंट आप कुछ बातों का ध्यान अगर रखते हो तो फिर ये जो भी परेशानी होती है वो कम हो सकती है। देखिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों में हम वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं, कुछ हाइजीन का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम लोग कोविड में क्या करते थे कि जब भी बाहर से आते थे तो फिर हम अपने हाथ वगैरह अच्छे से साबुन से धोते थे, हम मास्क लगाए रखते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको करना है कि अगर घर में किसी व्यक्ति को परेशानी है, किसी को फ्लू कोल्ड की समस्या होती है, खास करके जब भी मिक्स एनवायरनमेंट हो जाता है, जब भी ऋतुएं बदलती है, तो किसी ना किसी सदस्य को ये परेशानी होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी बच्चे के पास जाते हो तो आप मास्क पहन सकते हो। फिर जब भी बच्चे को छूते हो तो अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो सकते हो। जब भी बाहर से घर पर आते हो तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, तो प्रिवेंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बच्चे की कुछ एक्टिविटी में अलग से बदलाव दिखता है, या फिर जो भी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर होना, या फिर जैसे कि सर्दी उधरस होना, खांसी होना, तो इस प्रकार के जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। और खास बात, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे के जो भी मेडिसिन आती है वो उसमें स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी बनावट अलग होती है, तो वो आपको पीडियाट्रिशियन ही सजेस्ट कर सकता है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर मैं भी आपको बोलता हूँ, एज ए फार्मासिस्ट मैं आपको अगर बोलता हूँ कि ये दवाई ले ले, तो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चों के मामले में आपको पीडियाट्रिशियन से ही सलाह लेनी है, दूसरे कोई भी व्यक्ति से आपको सलाह नहीं लेनी है, दूसरे कोई भी डॉक्टर से भी सलाह नहीं लेनी है। बच्चों के लिए ऑलवेज कंसल्ट पीडियाट्रिशियन, तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से बात करके जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो करवानी काफ़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इन केस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है, अगर समय रहते ट्रीटमेंट हो जाती है तो कोई परेशानी नहीं रहती।
अन्यथा क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी सीवियर हो जाते हैं और लास्ट में बहुत ही गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थी जानकारी बच्चों में जब भी ब्लड इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।